चलिए ध्यान दिया जाए। पिछले दिन तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछले दिन तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि जिधर का एंगल लेंगे उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन, और इक्वल टू में करेंगे फिर दूसरा मीडियम का जिधर का हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे उधर का ही एंगल का साइन। और इस तरह से स्नेल्स लॉ हम लोगों ने कंप्लीट किया था। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं उसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का कुछ एप्लीकेशन शुरू करेंगे। जिस एप्लीकेशन में आज हम लोग देखेंगे क्या कि अगर पानी में हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो अपने सरफेस से ऊपर उठा हुआ लगता है, तो वो रियल डेप्थ कितनी है और हमको लगती कितने डेप्थ पे है। मतलब आज की कहानी जो हम लोगों की है वो कहानी है किस चीज की? तो कहानी है किसकी? रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ की। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी मीडियम में रखेंगे तो वो रियल कितना डेप्थ में होगा और उससे अपेरेंट डेप्थ का क्या रिलेशन होगा। तो देखिए कि रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। अब रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ में हमको क्या देखना है कि मान लिया जाए कि अपने पास कोई सा एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हम लोग क्या किए हैं कि पानी भर के रखे हुए। मान लीजिए कि यहां तक जो है इसमें भरी हुई है क्या? पानी। और जब ये पानी भरी हुई है यहां तक, तो इस पानी भरे कंटेनर में इसके सरफेस पर कोई एक ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि यहां रखा हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट को मान लीजिए क्या कि ये सिक्का ही रखा हुआ है कोई सा। और जब सिक्का रखेंगे हम लोग इसमें और इस सिक्का को हम लोग ऊपर से देखेंगे, तो जब सिक्का को हम लोग ऊपर से देखेंगे तो ये सिक्का हमको अपने एक्चुअल हाइट से कुछ ऊपर दिखेगा। ये है एक ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइट रेज निकलती है। तो आपको मैं कल बताया था कि यदि किसी सरफेस से लाइट को सीधे निकालना है तो या तो इसको परपेंडिकुलर निकाल दो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 पे, और या तो मीडियम ही चेंज ना हो तब। तो आप मान लीजिए क्या कि यहां से जो लाइट रेज निकलेगी वो लाइट रेज निकलेगी कैसे भाई? तो एक लाइट रेज निकलेगी यहां से जो सीधे चली जाएगी, एक लाइट रेज यहां से निकलेगी जो सरफेस के परपेंडिकुलर यहां से निकल जाएगी। ये ऐसे निकली और इस तरीके से ये सरफेस के परपेंडिकुलर निकल गई, इसमें किसी तरह का डेविएशन नहीं हुआ। और एक दूसरा लाइट रे होगा जो यहां से मान लिया जाए कि कुछ इस तरीके से निकलेगा। अब देखो कि अगर ये मीडियम और इस मीडियम में कोई मीडियम रेडर मीडियम हो और कोई अगर डेंसर मीडियम हो, तो आप मान लीजिए क्या कि जो जिसमें से लाइट रे निकल रही है उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है कितना? N2। और जिस मीडियम में लाइट रे जा रही है उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग थोड़ा देर के लिए कितना मान लें? N1। और मान लो कि अगर हम पानी और हवा का ही केस लें, ये वाला पानी हो जाए और ये वाला चीज जो है सो हो जाए क्या? हवा थोड़ा देर के लिए। तो एयर में लाइट का स्पीड अधिक है और वाटर में लाइट का स्पीड क्या है? कम है। तो जिसमें लाइट का स्पीड कम होगा वो डेंसर होगा और जिसमें लाइट की स्पीड अधिक होगी वो क्या होगा? रेडर मीडियम होगा। तो जब लाइट रेडर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अगर हम लोग यहां पर एक नॉर्मल प्लॉट करेंगे तो ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा भाई? ये रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्रैक्शन के बाद ये लाइट रे नॉर्मल से दूर चली जाए। बात समझ में आ रहा है? और नॉर्मल से दूर चले जाने के बाद अगर हम लोग इस चीज को कहीं इधर से देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कहीं इधर से, तो जब कहीं इधर से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा क्या कि जो सीधी लाइट रे है वो तो सीधे ही चली आई, और ये यहां से झुक के जो गई है ये लगेगी क्या कि इधर किसी पॉइंट पे आकर के ये मिल गई, और जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे इसका क्या बनेगा? ये इमेज बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। इस इमेज में आप देख पाएंगे कि जो इसका एक्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट था इससे ये ऊंची लग रही है। तो सरफेस से जो ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं क्या? डी। जिस डी को आप बोल सकते हैं क्या?
जिस डी को आप बोल सकते हैं क्या, रियल डेप्थ। बात समझ में आ रहा है। और इस सरफेस से इस इमेज तक की जो ये डिस्टेंस होती है, जिसे हम लोग बोलेंगे क्या, डी डैश। और इस डी डैश को आप बोल सकते हैं क्या, अपरेंट डेप्थ। इस डी डैश को आप क्या बोल सकते हैं, अपरेंट डेप्थ, जहां पर हमको ये एहसास होता है। ध्यान रहे कि हम लोग N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एज्यूम किए हैं जिससे लाइट रेज निकल रही है, और N1 हम उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज्यूम किए हैं जिसमें लाइट रेज जा रही है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कि अगर लाइट रेज यहां से चली तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल ये बनेगा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आई। और यहां से ये हुआ रिफ्रैक्टेड रे, तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल आर। बात समझ में आ रही है। अब देखिए कि अगर ये एंगल आई है तो देखो, तो ये नॉर्मल और ये परपेंडिकुलर लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल होगा, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये वाला जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। और यदि एंगल ये आई है तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी, आई हो जाएगी। और ध्यान से देखेंगे कि यदि ये एंगल आर है तो ये वाली एंगल भी कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है। और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि हम लोग इस पॉइंट का नाम मान ले रहे हैं एम, और इस पॉइंट का नाम मान रहे हैं एन, और इस एम से जो एन के बीच का डिस्टेंस है इसे हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। बात समझ में आ रहा है। अब देखो यहां से ध्यान से कि हम इन चीजों को अपने आंख से देख रहे हैं, हम इस सिक्के को अपने आंख से उठा हुआ देख पा रहे हैं। तो आंख से देख पाएंगे, कब देख पाएंगे, जब ये सीधे आ रही है और आंख मेरा एकदम ऊपर हो और ये वाला रे भी क्या हो, नजदीक में हो इसके, तब देख पाएंगे, है ना। तो विजन के लिए जो है सो इस दोनों रेज को एक दूसरे के बहुत क्लोज होना बहुत जरूरी है। मतलब विजन के लिए जो है सो ऐसा एजम्पशन के लिए इस रिफ्रैक्टेड रे को और इस रिफ्रैक्टेड रे को पैरा एक्सियल रे होना पड़े। और आप देखिए कि जैसे ही ये रे एकदम नजदीक आएगी तो आई का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आप ध्यान से देखें तो अगर ये रे जो है, ये वाली रेज ये नजदीक आएगी तो आई का वैल्यू क्या होता चला जाएगा, छोटा चला जाएगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे क्या कि यदि ये वाली रेज नजदीक आएगी तो आर का वैल्यू भी क्या होता जाएगा, छोटा चला जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो यहां पर अगर हम लोग बात करें किसके लिए, तो फॉर क्लियर विजन, फॉर क्लियर विजन आई से देखने के लिए, आई से देखने के लिए जो है तो फॉर नॉर्मल विजन, नॉर्मल विजन के लिए जो है सो क्लियर देखने के लिए आपको चाहिए क्या कि बोथ रेज शुड बी, बोथ रेज शुड बी, इसके लिए हम लोग एक टर्म आपको याद होगा यूज करते हैं क्या, पैराएक्सियल, बहुत क्लोज होना चाहिए। और पैराएक्सियल रे के लिए, और पैराएक्सियल रे अगर बात करें तो फॉर पैराएक्सियल रे जो है, तो फॉर पैराएक्सियल रे जो होगा वो एंगल आई एंड एंगल आर आर वेरी स्मॉल एंगल, आर वेरी स्मॉल एंगल। दोनों एंगल क्या होंगे, बहुत छोटे एंगल होंगे। बहुत छोटे एंगल के लिए जो है तो हम लोग ये बात जानते हैं क्या कि साइन ऑफ एंगल आई अप्रोक्सीमेटली हो जाता है किसके बराबर में, एंगल आई के बराबर में। और ये अप्रोक्सीमेटली लगभग किसके बराबर में हो जाते हैं, tan ऑफ एंगल आई के बराबर। मतलब बहुत छोटे के लिए साइन थीटा और tan थीटा दोनों लगभग किसके बराबर होता, थीटा के बराबर होता। और आप ध्यान से देखेंगे तो जो साइन ऑफ एंगल आर है ये भी लगभग किसके बराबर में हो जाएगा, एंगल आर के बराबर, और ये भी लगभग किसके बराबर हो जाएगा, tan ऑफ एंगल आर के बराबर में। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब देखिए कि अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो अपने पास ट्रायंगल OMN में देखिए कि अगर हम इन ट्रायंगल OMN बात करें, अगर हम लोग बात करें इन ट्रायंगल OMN और इसमें हम बात करें किसका, tan ऑफ एंगल आई का, तो tan ऑफ एंगल आई का जो बात करेंगे तो थीटा के सामने देखो ये है OMN, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर x, और ये वाला जो है सो बेस हो जाएगा,
है ना। बेस MO हो जाएगा, जो MO किसके बराबर में है, D के बराबर में है। तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, x अपॉन कितना, D। बात समझ में आ रहा है। और अगर हम यहां से लिखना चाहें tan ऑफ एंगल R इक्वल टू, तो tan ऑफ एंगल R इक्वल टू अगर हम लोग लिखेंगे कौन से वाले ट्रायंगल में, तो यहां हम लोग OMN लिए हैं, वहां पर हम लोग देखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल IMN में। अब देखिए कि जो IMN ट्रायंगल है, IMN एंगल R लिखना है, तो R के सामने वाला परपेंडिकुलर X और ये वाला बेस जो कितना है, D डैश है ना। तो अगर हम लोग यहां पर tan R लिखेंगे, अगर हम लोग tan ऑफ एंगल R लिखेंगे तो परपेंडिकुलर X बाय बेस कितना, D डैश। अब देखो कि हम लोग अभी पढ़े हैं क्या कि फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल जो आपका tan ऑफ एंगल I है, ये करीब करीब किसके बराबर में हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल I के बराबर में हो जाएगा, और ये किसके बराबर में है, x अपॉन D के बराबर में। और जो आपका tan ऑफ एंगल R है, ये करीब करीब किसके बराबर में हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल R के बराबर में, और ये किसके बराबर में है, x अपॉन D डैश के बराबर में। इतनी बातें तो समझ में आ रही है। अब देखो कि इन बातों के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, इन बातों के बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, स्नेल्स लॉ। तो जब अप्लाई करोगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, तो स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, स्नेल्स लॉ कहता है क्या कि जिधर का एंगल लीजिए उधर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए। तो ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, तो एंगल कितना, R, यानी कि N1 साइन R इक्वल टू जो हो जाएगा, N1 साइन R इक्वल टू जो हो जाएगा, नीचे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लीजिए तो नीचे का एंगल लीजिए, कितना हो जाएगा, N2 साइन I के बराबर में। N1 साइन R बराबर कितना हो जाएगा, N2 साइन I के बराबर में। अब देखिए कि यहां से साइन I का वैल्यू x बाई डी रख सकते हैं क्या, tan और साइन बहुत छोटे एंगल के लिए बराबर होगा, तो x बाई डी लिखेंगे। तो यहां आप ध्यान से देखेंगे तो इस N1 को इधर ले जाएं और इस साइन I को इधर लेके आ जाए। अब देखो कि यहां से हम लोग क्या करते हैं कि N1 इंटू साइन R का वैल्यू कितना है, x अपॉन D डैश इक्वल टू N2, और साइन I की जगह पर कितना लिखेंगे, x बाय डी। देखिए तो x से x दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, और इस अगर हम N1 को इधर लेके जाएं और D को इधर लेके आए तो D डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो D बाई डी डैश हो जाएगा, और इधर N2 था पहले से और ये N1 मल्टीप्लाई से इधर आएगा तो N2 बाई N1 हो जाएगा। यही रिलेशन है, यही रिलेशन है क्या कि जो आपका N2 बाई N1 है, जो N2 बाई N1 है, वो जो D है आपका वो क्या है, रियल डेप्थ, और जो आपका D डैश है ये है आपका क्या, अपेरेंट डेप्थ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहां पर देखो कि ध्यान क्या क्या रखना है, तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसमें ध्यान रखने वाली जो सबसे पहली बात है, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1, ये कहता है क्या कि जो आपका रियल डेप्थ है D या जो आपका अपेरेंट डेप्थ है D डैश, वो दोनों को मेजर कहां से करना है, तो सरफेस से, मीडियम के सरफेस से, ठीक ना। तो आप पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट में ये ध्यान रखिए क्या कि जो आपका रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, रियल डेप्थ को हम लोग क्या बोले हैं, रियल डेप्थ को हम लोग बोले हैं D, एंड अपेरेंट डेप्थ जो है, एंड जो आपका अपेरेंट डेप्थ है, अपेरेंट डेप्थ जो है आपका क्या, D डैश शुड बी मेजर्ड फ्रॉम, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम कहां से, शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ मीडियम इन कॉन्टैक्ट, कि जहां पर मीडियम का कॉन्टैक्ट सरफेस है वहां से हम लोगों को D1 और D2 को मेजर करना है, D और D डैश को मेजर करना है। आप डायग्राम में देखें कि ये है सरफेस का मीडियम का
कांटेक्ट का सरफेस, यहां से D1 भी मेजर करना है, यहां से D2 भी मेजर करना। अब ध्यान देना है कि N2 और N1 के बारे में। तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है फ्रॉम विच लाइट रे इमिट, कि जिस मीडियम से लाइट का रे निकला है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N2, ठीक ना। और तीसरा पॉइंट है क्या कि N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन which द लाइट रे गोज, कि जिस मीडियम में लाइट रेज गई है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। इसको बहुत ही केयरफुली आपको याद रखना चाहिए कि N2/N1 में N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जहां से लाइट निकली है, और N1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे गई है। दूसरा, ये D और D डैश दोनों को जो मेजर करना है वो दोनों मीडियम का जो सरफेस कांटेक्ट है उस सरफेस से मेजर करना। बात समझ में आ रहा है कि दोनों मीडियम का जहां पर कांटेक्ट सरफेस है उस कांटेक्ट से ही आपको क्या करना है कि D1 और D2 को मेजर करना है। और यही रिलेशन है क्या कि N2/N1 इक्वल टू D/D डैश, इसी रिलेशन को आपको याद रखना है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर कैसे क्वेश्चन बनेगा इसको जरा सा ध्यान से देखा जाए। तो इस पर क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या, इधर एक तालाब है, ठीक ना, एक पौंड है और इस पौंड में पानी भरी हुई है। इस पौंड में क्या है, पानी भरी हुई है, और इस पानी में एक मछली भी है। तो भाई चलो इस पानी में एक मछली भी बना देते हैं। इस पानी में क्या किए, एक मछली बना दी, बहुत गंदा मछली है लेकिन चलो मान लेते हैं। इस मछली के बारे में कहा जा रहा है क्या, ये यहां से जो नीचे है वो नीचे है कितना, 36 मीटर। बात समझ में आ रहा है। और आपको कह रहा है क्या, ये है आपका फिश, ये आपका फिश है, और कह रहा है क्या कि इस सरफेस से ऊपर जो है, इस सरफेस से ऊपर जो है वो है क्या, एयर, और इस एयर में आपका एक बर्ड है, ये बर्ड उड़ रही है, और इस बर्ड के बारे में कह रहा है क्या कि ये जो इस सरफेस से जितना ऊपर है ये है कितना, 24 मीटर। बात समझ में आ रही है। आपसे कहा जा रहा है ये, आपसे कहा जा रहा है ये कि अगर इस एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 1 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इक्वल टू 2, तो आपसे कहा जा रहा है क्या कि फाइंड द apparent depth, find the apparent depth of fish as seen by bird, कि जब बर्ड देखेगी उसको फिश कहां पर दिखेगा। और दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है क्या कि फाइंड द apparent height of, find the apparent height of bird as seen by fish, कि जब मछली देखेगी तो इसको पक्षी कितना ऊपर लगेगा। बात समझ में आ रहा है। तो देखिए कि पहला क्वेश्चन जो है, जो आपका पहला सॉल्यूशन है, इस पहले सॉल्यूशन में आप जरा सा ध्यान से देखें कि सॉल्यूशन 1 में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा डायग्राम हम लोग इधर लेते हैं कि इधर है क्या आपका वाटर, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया हुआ है कितना, n इक्वल टू 1.5, और इसमें जो आपकी मछली है, ये मछली यहां से कितने दूर पर है भाई, ये मछली जो है यहां से कितने डिस्टेंस नीचे पे है, 36 मीटर।
और यहां से जो तुम्हारा बर्ड उड़ रहा है, ये जो तुम्हारी बर्ड है, ये बर्ड उस मीडियम में है जो है तुम्हारा एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1, और यहां से कह रहा है कि जो तुम्हारा बर्ड है वो कितने डिस्टेंस पे है 24 मीटर पे। बात समझ में आ रही है? अब जरा सा ध्यान से देखिए कि जब बर्ड मछली को देखेगी तो इसका मतलब लाइट रे किससे निकलेगा, मछली से निकलेगा, और बर्ड तक पहुंचेगा तब तो बर्ड देखेगी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? जब हमको ये देखना है कि बर्ड देख रहा है मछली को, तो लाइट रे कहां से निकलेगी, मछली से निकलेगी। अब मछली से जब लाइट रे निकलेगी भाई, तो हम लोग क्या पढ़े हैं, N2/N1 इक्वल टू डी बाई कितना, डी डैश। बात समझ में आ रही है? अब देखो N2 मैंने क्या बोला है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मीडियम से लाइट रे निकल रही हो, इसका मतलब N2 का वैल्यू कितना रखेंगे, नीचे N1 जिसमें लाइट रे जा रही हो, इक्वल टू डी रियल डेप्थ, कहां से, सरफेस से। मिस नहीं करना है, डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, डिस्टेंस मेजर करना है मीडियम के कांटेक्ट सरफेस से। तो मीडियम के कांटेक्ट सरफेस से कितना डेप्थ है इसका 36, और डी डैश हमको पता नहीं है। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करिएगा तो 1.5 टाइम्स डी डैश इक्वल टू जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 36, और डी डैश इक्वल टू जो यहां से मिलेगा 36/1.5, पॉइंट को उड़ाइएगा 0 डलेगा, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, यानी कि डी डैश इक्वल टू कितना मिलेगा 24 मीटर। अब डी डैश भी कहां से मिलेगा, सरफेस से, यानी कि ये मछली जो इसको दिखेगा ये 36 पे नहीं दिखेगा, ये मछली जो इसको दिखेगा, इस बर्ड को ये मछली दिखेगा कहीं पर यहां पर, जो यहां से कितना दूर पर होगा 24 मीटर पे। अब अगर हम लोग बात करेंगे किसका, डिस्टेंस बिटवीन, अब अगर हम लोग बात करेंगे किसका, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश का, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश का, तो देखिए कि फिश जो बर्ड को दिख रहा है यहां से 24 मीटर ऊपर, और फिर यहां से 24 मीटर ऊपर, तो कितना दिखेगा 24 प्लस 24, यानी कि कितना 48 मीटर पे। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, कि जब हम ऐसे देख रहे हैं तो ये बर्ड पानी के सरफेस पर से नहीं ना देख रहा है भाई, पानी के सरफेस से नीचे मुझे 24 मीटर पे फिश दिख रहा है, तो इस बर्ड को कितने पे दिखेगा, यहां से यहां तक 24, और फिर यहां से यहां तक 24, यानी कि कितने मीटर पे 48 मीटर। बात समझ में आ रही है? एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि दूसरा क्वेश्चन इसी में कह रहा है क्या, सॉल्यूशन 2 में, इसी में सॉल्यूशन 2 में क्या कह रहा है, सिचुएशन देखो कि सिचुएशन 2 में कह रहा है क्या कि ये है तुम्हारा सरफेस, इस सरफेस के नीचे है मछली, इस सरफेस के नीचे है मछली, मछली है कितने पे भाई, यहां से 36 पे, पक्षी उड़ रहा है यहां से कितना ऊपर, पक्षी उड़ रहा है यहां से कितना 24 पे, है ना। इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.5, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1। अब जरा सा मुझे ये बताइए कि जब मछली देखेगा पक्षी को तो लाइट हमेशा ऑब्जेक्ट से निकलती है, तो मछली है इस बार ऑब्जर्वर, ऑब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट है इस बार पक्षी, तो इस बार लाइट रे जो निकलेगी वो कहां से, पक्षी से, और पहुंचेगी कहां तक, मछली तक। हम लोगों ने क्या पढ़ा है भाई, हम लोगों ने पढ़ा है N2/N1 इक्वल टू डी बाई कितना, डी डैश। अब की बार देखिए कि N2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे लाइट रे निकलती है, तो लाइट रे निकल रही है ऊपर वाले से कि नीचे वाले से, ऊपर वाले से, और ऊपर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, जिसमें जा रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इक्वल टू डेप्थ कितना है सरफेस से, और बाई डी डैश हमको नहीं पता। तो जब डी डैश हमको नहीं पता तो यहां से देखो कि जो डी डैश इक्वल टू मिलेगा वो मिलेगा कितना 36 इंटू 1.5, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा तुम्हारा 36 और 18 54, ये हो जाएगा कितना 54 मीटर। लेकिन अब जब बर्ड देखेगा मछली को तो ये मछली यहां पर नहीं दिखेगा, ये मछली इसको लगेगा कहां पर है, सरफेस के नीचे कहीं इधर,
बात समझ में आ रहा है। और ये डेप्थ इसको लगेगा कितना, 54 मीटर का। तो कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा उठा हुआ ही लगे, ये मीडियम पर डिपेंड करेगा कि एक्चुअल हाइट से ऊपर लगेगा कि एक्चुअल हाइट से नीचे लगेगा। तो जब ऊपर से देख रहे थे पानी में तो हमको ऑब्जेक्ट उठा हुआ लग रहा था, देखिए पिछले केस में कि जब ऑब्जेक्ट लग रहा था कहां, उठा हुआ। कब, जब ऊपर से हवा से देख रहे थे पानी में तब। लेकिन जब पानी से देखे हवा में तो ऑब्जेक्ट कहां लगने लगा, नीचे लगने लगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये कहानी डिपेंड करता है किस पे, मीडियम पे। तो अब अगर हम लोग लिखेंगे क्या, डिस्टेंस बिटवीन बर्ड एंड फिश, तो बर्ड और फिश के बीच का जो डिस्टेंस होगा इस बार वो कितना, सरफेस के ऊपर बर्ड 24 मीटर ऊपर और बर्ड को लग रहा है कि मछली कितने नीचे है, 54। तो इस बार हो जाएगा कितना, 78 मीटर का आंसर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। बस ध्यान एक ही बात का रखना है क्या, n2/n1 इक्वल टू डी बाई डी डैश में n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम से लाइट रे निकल रही है, और n1 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिसमें लाइट रे जा रही है। बात समझ में आ रहा है। डी और डी डैश को हमेशा सरफेस से मेजर करना है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर इतनी बातें समझ में आ रही है तो एक और क्वेश्चन देखिए जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस बार 2 से अधिक मीडियम रखते हैं। 2 से अधिक मीडियम क्या रखते हैं भाई, तो मान लो कि ये है एक ऐसा सिस्टम जो बीच में भरा हुआ है क्या, वाटर, और ये जो है डिस्टेंस ये मान लीजिए कितना, 10 मीटर का। मान लीजिए कितने का, 10 मीटर का। और ये 10 मीटर का है और यहां से जो है तो 15 मीटर ऊपर, यहां से जो है तो 15 मीटर ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या ऑब्जर्वर है यहां पे, और यहां से 15 मीटर नीचे जो है तो 15 मीटर नीचे जो है तो यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बात समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दिया हुआ है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1.5, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना, 1। तो आपको कह रहा है क्या कि अगर ए से ऑब्जर्व किया जाएगा तो फाइंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ ओ, ठीक ना। फाइंड द, आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फाइंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ, फाइंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ, find the apparent position of O as seen from A। अगर A से देखा जाएगा तो बताइए कि O का पोजीशन कैसा दिखेगा। अच्छा चलो, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सीधा सीधा वैल्यू रखते हैं। ये कुछ ऐसा मीडियम है कि इसका n इक्वल टू कितना है, 2 है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो कि अपने पास 2 सरफेस है, हमको कह रहा है कि तुमको देखना कहां से है भाई, तुमको देखना है कहां से, यहां से। लेकिन अपने पास 2 सरफेस है, एक तो है ये फर्स्ट सरफेस और एक ये कौन सा है, सेकंड सरफेस। बात समझ में आ रही है। मान लीजिए हवा, पानी और फिर क्या, हवा। मीडियम अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। तो अब कह रहा है क्या कि आप बताइए कि जब ए से देखिएगा तो इस ओ का पोजीशन आपको कितना पोजीशन पर लगेगा, यानी कि किस हाइट पे ये लगेगा आपको। तो पहले सरफेस के लिए लगाओ, ओ से देखना है, मतलब लाइट निकलेगी कहां से, ऑब्जेक्ट से। तो लाइट निकलेगी ऑब्जेक्ट से तो लाइट रे ऐसे आएगी और ऐसे आएगी, और मान लीजिए थोड़ा देर के लिए क्या कि अपना जो ऑब्जर्विंग पॉइंट है ये वाला पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है। तो इस सरफेस के लिए पहले देख लेते हैं कि इसका इमेज कहां पर बनता है। तो हम लोग जानते हैं क्या कि बात करेंगे किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस के लिए। अगर बात करें किसके लिए, फॉर सेकंड सरफेस के लिए, तो फॉर सेकंड सरफेस के लिए क्या लिखेंगे, n2/n1 इक्वल टू डी बाई कितना, डी डैश। n2 जिस मीडियम से लाइट निकल रही है कितना, 1, और n1 जिस मीडियम में लाइट जा रही है कितना, इक्वल टू डी, सरफेस से ऑब्जेक्ट कितना नीचे है, बाई कितना, यहां से डी डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 मीटर। मतलब कि ये ऑब्जेक्ट जो है तो यहां से 10 मीटर पे नहीं लगेगा, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे लगेगा
और इसका ये इमेज जो बनेगा वो यहां से कितना दूर पर बनेगा, 30 पे। अब देखिए कि जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर का बात करें, या जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का बात करें, या जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ सरफेस का बात करें, तो पहले सरफेस के लिए जो इमेज होता है दूसरे सरफेस के लिए वही ऑब्जेक्ट होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है? अब ये इमेज जो है ये हो गया क्या, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया फॉर फर्स्ट सरफेस। पहले वाले सरफेस के लिए ये क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? अब देखो कि अब देखना है तुमको कहां, ए से। तो अब जब ए से देखोगे तो कहानी कैसी दिखेगी, ये जरा सा देखो कि अब जब ए से देखोगे, बात करोगे किसके लिए, फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए। तो अब जब बात करोगे फॉर फर्स्ट सरफेस, तो पहले वाले सरफेस के लिए फिर से हम लोग लगाएंगे कितना, n2/n1 इक्वल टू dy कितना, d डैश। n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिससे लाइट रे जा रही है, तो जिससे निकली उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, और जिसमें गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना। अब देखिए कि ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया इस सरफेस के लिए, तो अब डिस्टेंस जो लेंगे यहां से, ये वाली डिस्टेंस लेंगे, और ये वाली डिस्टेंस सरफेस से यहां तक है कितना, 10, और इसके नीचे ये कितना है, 30। मतलब ओवरऑल कितना हो गया, और नीचे कितना, यानी 2 टाइम्स डी डैश इक्वल टू जो मिलेगा आपको, 2 टाइम्स डी डैश इक्वल टू कितना मिलेगा भाई, 2 टाइम्स डी डैश इक्वल टू मिलेगा 40, और डी डैश इक्वल टू कितना मिलेगा, 20। मतलब कि इस सरफेस से कितना नीचे, 20 मीटर नीचे। तो यहां से 10 मीटर ये हो गया, और 10 मीटर नीचे, और यहां पर मान लीजिए यहां पर जो बनेगा कितना, आई फाइनल, जिसका डिस्टेंस यहां से कितना दूर होगा, यहां से ये जो डिस्टेंस होगा ये कितने का, 20 का। तो जो फाइनल इमेज और ए के बीच का डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस यहां से यहां तक 20, और यहां से यहां तक कितना है, 10 लिखे थे कि 15 लिखे थे, 15 मान लो, जो भी रहे, है ना। तो 15 मान लोगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, है ना। तो डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज जो अगर लिखिएगा क्या, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज, डिस्टेंस ऑफ फाइनल इमेज फ्रॉम ए जो लिखिएगा वो लिखिएगा क्या, 15 मीटर और प्लस कितना मीटर, 20 मीटर था ना, 15 मीटर यहां से ऊपर और 20 मीटर यहां से नीचे, यानी कि 15 मीटर और प्लस कितना, 20 मीटर, और ये कितना हो जाएगा, 35 मीटर। तो हम लोग अभी क्या देखे कि जब भी हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में देखते हैं, तो दूसरे मीडियम में रखे हुए ऑब्जेक्ट या तो अपने एक्चुअल हाइट से ऊपर दिखेगा, या तो एक्चुअल हाइट से नीचे भी दिख सकता है। ये डिपेंड करेगा किस पे, मीडियम पे, कि कौन से मीडियम से हम देख रहे हैं। अगर हम हवा से पानी में देखेंगे तो ऊपर दिखेगा, अगर पानी से हवा में दिखेंगे तो नीचे दिखेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ये सारे कॉन्सेप्ट पर ये था क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन। इसी का और भी एप्लीकेशन है क्या, कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, है ना, व्हाई स्टार्स ट्विंकलिंग। जो सन होता है, सनराइज और सनसेट के बीच में 2 मिनट का क्या होता है, एक क्या कहें इसको, वर्चुअल टाइम होता है, कि अपने एक्चुअल सनराइज से 2 मिनट पहले से दिखने लगता है। रिफ्रैक्शन के कारण लाइट रे ऊपर आ जाता है, और सनसेट के 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है, वो भी क्या, रिफ्रैक्शन के कारण। स्टार जो अपने पोजीशन पे रहेगा, ये स्टार अपने पोजीशन पे रहेगा तो हमको अर्थ से ऐसे दिखाई देना चाहिए, लेकिन रिफ्लेक्शन के कारण जो ये दिखता है वो कहां पर दिखता है, यहां पर दिखता है, क्योंकि लाइट रे लगातार रिफ्रैक्ट होकर हम तक पहुंचेगा, तो अपना डायरेक्शन चेंज करते हुए पहुंचेगा, तो अपने एक्चुअल हाइट से नीचे दिखाई देता है। और चूंकि एटमॉस्फेयर में लगातार चेंजिंग होते रहना है, क्यों, कभी गर्म हवा ऊपर जाएगी, कभी ठंडी हवा नीचे आएगी, तो ये सब पोजीशन में क्या होता है, लगातार मीडियम चेंज होता रहेगा। तो ये लाइट भी यहां से जो निकलेगा, ये लाइट भी क्या होगा, अपना डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज करता रहेगा। और इस चेंज करने के क्रम में कभी हो सकता है कि ये लाइट मेरे आंख पे पड़े, कभी नहीं पड़े। तो जब ये लाइट मेरे आंख पे पड़ेगी तो हमको तारा दिखेगा, जब नहीं पड़ेगा तो हमको तारा नहीं दिखेगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि स्टार क्या हो रहा है, ट्विंकल हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि लगातार एटमॉस्फेयर में तो चेंजिंग होता रहता है। अब चेंजिंग होता रहेगा, हवा बहा, एक बार गर्म हवा ऊपर चला गया, ठंडा हवा नीचे आया, या बहुत सारी चेंजिंग हुई।
तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो लाइट अपना डायरेक्शन भी तो चेंज करेगा। तो इस डायरेक्शन चेंजिंग के पोजीशनिंग में क्या होगा कि कभी इससे आ रहा लाइट रे मेरे आंख तक आएगा, कभी नहीं आएगा। तो स्टार क्या होगा, ट्विंकल करेगा। तो ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल है, लेकिन इस सारे एग्जाम्पल में आपको जो है सो ये वाला जो एग्जाम्पल है ये सबसे मस्त एग्जाम्पल है क्या, रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का। तो अब अगर हम बाल्टी में सिक्का डालेंगे तो कितना हाइट पर ये हमको लगेगा ये हम अंदाजा लगा लेंगे। कैसे, तो n2/n1 इक्वल टू d/d डैश करके। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि n2 उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंगे जिससे लाइट निकलेगी, n1 उसका जिसमें लाइट जाएगी, और d डैश को हम लोग कहां से मेजर करेंगे, सरफेस से मेजर करेंगे। बात समझ में आ रही है। अगले दिन भी ऐसा ही एक मैं आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल, जिसमें अगर हम लोग ग्लास स्लैब में आप देखे थे कि रिफ्रैक्शन में लेटरल शिफ्ट बनाया था, कि लेटरल शिफ्ट हो जाएगा तो वो शिफ्ट कितने का होगा, और इस पे कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ये लेटरल शिफ्ट की कहानी मैं आपको अगले दिन पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। काफी है, इतना पढ़ के आइएगा, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।